बहुत स्वागत है गैक की प्रस्तुति कैसे करें स्टॉक मार्केट में निवेश के भाग एक में। दोस्तों, इस सेशन में हम सीखेंगे क्या अंतर है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग से हमारा मतलब है डे ट्रेडिंग, जिसे जॉबिंग के नाम से भी जाना जाता है, और स्कैल्पिंग। डे ट्रेडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें शेयर किसी कंपनी के एक ही दिन में खरीदे और बेचे जाते हैं, या इन केस ऑफ शॉर्टिंग एक ही दिन में बेचे और फिर खरीदे जाते हैं। दोस्तों, स्कैल्पिंग और भी ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो जाता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, या कभी कभी 1 या 2 सेकेंड्स में किसी कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे, या फिर बेचे या खरीदे जाते हैं। यहाँ पर स्कैल्पर्स बेनिफिट करना चाहते हैं अपने आप को, जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में ही ऊपर जाता है या नीचे आता है, उसमें बहुत थोड़े से पैसों के लिए। दोस्तों, मेरी सलाह माने तो कोई भी लंबे समय तक डे ट्रेडिंग करते हुए या स्कैल्पिंग करते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए अमीर नहीं बना। जितने भी स्टॉक मार्केट मेवन्स हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, डॉली खन्ना, विजय केडिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये लोग सारे इन्वेस्टर्स हैं। इनमें से कोई भी ना डे ट्रेडर है ना स्कैल्पर है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हुए आप पैसे नहीं बना सकते। आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्टेड नहीं है। डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फाइनेंशियल इंजीनियर्स साथ में बैठकर बनाते हैं। अगर आप इस तरह के रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली एक अकेला आदमी होता है। एक अकेले आदमी के लिए ये चीज़ें कर पाना लगभग असंभव के बराबर है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक इन्वेस्टर बने, ना कि डे ट्रेडर या स्कैल्पर। दोस्तों, जनरली इक्विटी एनालिसिस के 2 अप्रोच हैं। पहला टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्टडी करनी होती है, और उसके बाद हमें पता चलता है कौन कौन से मार्केट्स हैं, ज्योग्राफीज़ हैं जहां इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। फिर उन ज्योग्राफीज़ और मार्केट्स की मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ये बताती है कि ये ज्योग्राफीज़ और मार्केट्स कैसा आगे परफॉर्म करने जा रहे हैं, इनका स्कोप क्या है। फिर वहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती हैं मार्केट को। मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कारें भी बिकती हैं, एंसिलरीज इंडस्ट्री हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स भी बेचती हैं, टायर्स बनाने वाले भी हैं। हो सकता है कारें बहुत ज़्यादा नहीं बिकें भविष्य में, लेकिन ऑलरेडी कारें बिक चुकी हैं, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी, उनके लिए टायर्स की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं उन सेक्टर्स की कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे। तो हो सकता है टायर इंडस्ट्री वो सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला हो, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्पेयर पार्ट्स वो सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। फिर हम पता करते हैं उन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, कौन कौन सी कंपनियां मार्केट लीडर हैं, या वो कंपनियां जो मार्केट लीडर हो सकती हैं अभी के मार्केट लीडर को पीछे करके। ऐसी कंपनियों के बारे में पता करते हैं उनके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़, और उनके सोर्सेज क्या हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है, और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इसके अपोजिट बॉटम अप अप्रोच में हमें कहीं से कुछ लीड मिलती है, कुछ कंपनीज़ के बारे में पता चलता है, ये कंपनियां बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, और उसके बाद हम उन कंपनीज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं। उनके थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इनके बारे में पता करते हैं। उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज, कंपैरेटिव एडवांटेजेस, इनके बारे में पता करते हैं। फिर हम स्टडी करते हैं किस सेक्टर में परफॉर्म कर रही हैं, वो सेक्टर्स का स्कोप क्या है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, उसके बाद कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जिन ज्योग्राफीज़ में ऑपरेट कर रही हैं उसका मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, फिर ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो दोस्तों, हमने देखा समझा इक्विटी एनालिसिस के दोनों अप्रोचेस के बारे में। जानते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कौन सा अप्रोच बेटर होता है। दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा यही सजेस्टेड है कि वो बॉटम अप अप्रोच के लिए जाए, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच के लिए आपको टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के पास अवेलेबल नहीं हो पाता। रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली एक अकेला आदमी होता है।
दोस्तों, जिन कंपनीज़ के साथ, इन्वेस्टिंग हाउसेस के साथ मैंने काम किया है और ज़्यादातर इन्वेस्टिंग हाउसेस जिन्हें मैं जानता हूँ, वो भी ज़्यादातर मामलों में बॉटम अप अप्रोच ही फॉलो करते हैं। हम इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स भी स्टडी करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी हमारी नज़र होती है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जिन ज्योग्राफीज़ में हमारी कंपनी, जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेट कर रही हैं, उस पर रहती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमें कहीं से लीड मिलती है, किसी कंपनी के बारे में पता चलता है, किसी कंपनी के बारे में, हम उसके बारे में अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। इसलिए दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा यही सजेस्टेड है कि वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करे और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करे। दोस्तों, यूजुअली मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करना शुरू करता हूँ उसके डुपॉन्ट एनालिसिस से। जानते हैं क्या है डुपॉन्ट एनालिसिस और क्या है इसके एडवांटेजेस। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर मेरा प्राइम कंसर्न क्या है? मैंने जो पैसा कंपनी में लगाया, इक्विटी, उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, रेवेन्यू के बाद, कमाने के बाद, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, टैक्स एक्सपेंस हो, कंपनी ने असल में कितना नेट इनकम बनाया, मतलब कि नेट इनकम गिवन इक्विटी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। नेट इनकम गिवन बाय इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। दोस्तों, डुपॉन्ट एनालिसिस सोर्सेज बता सकती है कंपनी द्वारा कमाई गई इस रिटर्न ऑन इक्विटी की। देखते हैं कैसे। ये एक्सप्रेशन जो है नेट इनकम अपॉन इक्विटी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेवेन्यू से और डिवाइड भी कर देते हैं रेवेन्यू से। हमारा इस तरह से ओरिजिनल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। आगे हम फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं एसेट से और फिर डिवाइड करते हैं एसेट से। अगेन हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमें 3 अलग अलग एक्सप्रेशन मिल गए हैं। नेट इनकम अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इंटू रेवेन्यू अपॉन एसेट्स इंटू एसेट्स अपॉन इक्विटी। दोस्तों, ये जो पहला एक्सप्रेशन है नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, ये यह बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू में से कितना नेट इनकम निकाल सकती है, मतलब कि कंपनी कितना कैपेबल है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में। अगर ये सोर्स है हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी का, बहुत बढ़िया बात है, इसे नेट इनकम मार्जिन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू अपॉन एसेट्स। ये बताता है कि गिवन आर एसेट्स, कंपनी कितना रेवेन्यू निकाल सकती है, मतलब कि कंपनी कितना बढ़िया यूटिलाइज कर सकती है अपने एसेट्स को। अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमें इंक्वायर करना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या है। कहीं वो तो सोर्स नहीं है जो कि रेवेन्यू अपॉन एसेट्स, जो कि एसेट टर्नओवर रेशियो भी कहलाता है, वो बढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एसेट्स अपॉन इक्विटी, जिसको लेवरेज भी कहते हैं। दोस्तों, लेवरेज कभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी का अच्छा सोर्स नहीं माना जाता। आगे के वीडियो में हम देखेंगे ऐसा क्यों है। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि डुपॉन्ट एनालिसिस नेट इनकम अपॉन इक्विटी, जो एक्सप्रेशन है रिटर्न ऑन इक्विटी का, उसको अलग अलग रेशियोज में तोड़ देता है, जिससे हमें कंपनी का एक्चुअल सोर्स पता चलता है, जिससे कि वो ये रिटर्न ऑन इक्विटी बना रही है। इस एक्सप्रेशन को हम आगे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके कंपोनेंट्स की बढ़िया जानकारी चाहिए, जिसे हम अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं क्यों लेवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का अच्छा सोर्स नहीं माना जाता। देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी नेट इनकम मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू लेवरेज, नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू अपॉन एसेट्स इनटू एसेट्स अपॉन इक्विटी, विच इज आवर लेवरेज। लेवरेज एसेट्स अपॉन इक्विटी, हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा है कि एसेट्स हमेशा इक्विटी और लायबिलिटीज़ के सम के बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास एसेट्स अपॉन इक्विटी, इसको हम लिख सकते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ अपॉन इक्विटी। अब दोस्तों, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी 1, लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय इक्विटी, लायबिलिटीज़ अपॉन इक्विटी। मतलब कि अगर लेवरेज बढ़ता है, एसेट अपॉन इक्विटी बढ़ता है, इसका मतलब ये एक तो एक ही रहने वाला, हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज़ अपॉन इक्विटी ये बढ़ रही है। कोई भी कंपनी लायबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहती एक हद से ज़्यादा, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ को फ्यूचर में पे भी करना है। अगर ये कंपनी के कंट्रोल से बाहर हो गई तो कंपनी अनस्टेबल हो सकती है, और कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी का मालिक कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा।
तो दोस्तों इस तरह से लेवरेज कभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी का अच्छा सोर्स नहीं समझा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस लाइक और शेयर करें। ये हमें मोटिवेट करते हैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाते रहने के लिए। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।